Hello, welcome to Momentum Masters. Today we are starting with the discussion of NCERT examiner for physics section. Your first question is, which of the following can make a parallel beam of light when the light form a point source is incident? Suppose this is your point source and this way light reflects. So this shows the surface of a concave mirror. So concave mirror and convex lens both act as a converging source. So इसका आंसर होगा आपका A. Second question में it was saying a 10-meter long Alpin is placed vertically in front of a concave mirror and a 5 mm long image of Alpin is formed. तो यहाँ पे आपको दोनों की दी हुई है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप रखेंगे. इमेज है आपकी 5, ऑब्जेक्ट है आपकी 10, so it becomes 1/2 which is equal to v by u minus v by u because it's a case of mirror. माइनस वी बाई यू में आपको बोला हुआ है कि इमेज रखी हुई है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, तो माइनस माइनस 30 अपॉन में यू. तो आप माइनस माइनस प्लस आप इसको कैंसिल करेंगे तो यू नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे. यू इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर. अब आप सॉल्व कर लेंगे 1/f 1/u प्लस 1/v लेके और वहां से आपका आंसर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर. दैट्स इट. इतनी ह्यूज कैलकुलेशन डिफरेंस कैसे से आ सकती है आप लोगों की? दिस इज योर क्वेश्चन. अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप आपका m इज इक्वल टू 1/2 था और u v आपका 30 था और u आपका माइनस v बाई यू होता है तो माइनस माइनस प्लस 30 हो गया अपॉन u इज इक्वल टू 1/2 और u नेगेटिव होता है तो u आ गया आपका -60. अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो -30 माइनस माइनस प्लस प्लस नीचे -60 इज इक्वल टू 1/f होगा. नेगेटिव साइन ऊपर लेके जाओगे -2 -1 डिवाइडेड बाय 60 यही होगा. तो -3/60 तो -3/60 -1/20 तो f की वैल्यू कितनी हो गई 20. तो 20 सेंटीमीटर नहीं आ रही फोकल लेंथ. किसको? ठीक है, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Under which of the following conditions a concave mirror can form a image larger than its actual object? concave mirror है ये वाला. concave mirror कौन सी शेप होती है? ये वाली, राइट. अब ये अपने से बड़ी इमेज बनाएगा. कब बनाएगा? सी पे होता है तब क्या बनाता है? बी. सी एफ से कम रखेंगे तो वो पीछे बनेगी ना. ऐसा कुछ लिखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. लार्जर की कंडीशन तो होती है सी से आगे जो भी रखो. सी एंड एफ में भी लार्जर बनती है. पढ़ के देख लिया आपने. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, ये भी तो लार्ज ही होती है. when an object is kept at a distance greater than radius of curvature, greater than तो beyond, beyond वाला तो नहीं होगा तो d कैंसल हो गया. ये हो सकता है, ठीक है, ये probability है. when an object is kept at a distance less than its focal length, जब less than focal length रखते हैं तो virtual and erect image बनती है. concave mirror is known for real and inverted image. concave is known for real and inverted image. मैक्सिमम केसेस उसमें वही वाले होते हैं ना. कॉन्केव मिरर की वर्चुअल इरेक्ट इमेज, पहला सिग्निफिकेंस क्या आता है अगर हम वर्चुअल इरेक्ट इमेज बोलते हैं तो? कॉन्वेक्स मिरर. और अगर मैं रियल इन्वर्टेड बोलती हूं तो कॉन्केव मिरर. कॉन्केव में सिर्फ एक ही केस है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, जो एनलार्ज्ड होती है. लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कही है अंडर विच following condition a concave mirror can form a image larger than the actual object. तो उस केस में आपका सी ही ऑप्शन बनेगा. पीछे चेक कर लो एक बार.
अब तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, तो आप क्या टिक करके आओगे? आप कहोगे कि नहीं हम तो बी भी है सी भी है। ऑप्शन पीछे से देखो क्या है, सी होगा, सी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सी होगा, चेकआउट करो कि किसी और के पास भी है। क्या है ऑप्शन इसमें? सी है। तुम्हारा देखना क्या है, उसके सॉल्यूशंस में अलग है। आंसर सी है, तो आंसर सी ही है। आंसर सी है, उसमें कुछ अटका के रखो उस पेज को बार बार चेकआउट करने के लिए। आंसर रॉन्ग क्वेश्चन, तुम्हारे कहने से रॉन्ग क्वेश्चन थोड़ी हो जाएगा। रॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए यार? तुम लोगों के हमेशा एक चीज होती है, कॉमन सेंसिकल। तुम्हें हाँ, किसमें बी दे रखा है? एग्जाम्पलर में शी इज सेइंग सी है। ठीक है, इट्स आंसर। देखो यहाँ पे एक्चुअली जो होता है कॉनकेव मिरर, जो होता है कॉनकेव, कॉनकेव आपका, आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे ना दो ही सिचुएशन रखता है कि वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड कौन बनाता है? कॉनकेव। वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स। तो वो जो वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड है ना, वो एक केस है। प्रोबेबिलिटी निकालो, 5 केसेस कैसे हैं? रियल एंड इन्वर्टेड, जिसकी वजह से हम ज्यादातर कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशंस क्या पढ़ते हैं? रियल एंड कॉनकेव वाली, सारी कॉनकेव मिरर की सारी एप्लीकेशन हम रियल एंड इन्वर्टेड वाली रखते हैं। वो रियल एंड इन्वर्टेड वाली इसलिए रखते हैं क्योंकि मैक्सिममली वो दिखाता है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है कि अगर आप इसको फोकस से आगे ले जाते हो तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाता है। तो और उस तक के फिनोमिना में अगर आपसे जर्नली भी पूछा जाए क्वेश्चन, यही जरूरी नहीं है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहे हो तो इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे? जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर मूव कर रही है तो आप साइज बड़ा हो रहा है। तो लेकिन इंफिनिटी के बाद वाले में एनलार्ज हो जाता है, इंफिनिटी वाले में हाईली एनलार्ज्ड लिखा रहता है, राइट? फिर डिफ्लेक्शन हो गया। तो हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से टिक करते हैं। आप लोग गलत नहीं हो, इसमें भी वो एनलार्ज्ड इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट वाली एनलार्ज्ड बनाता है। यहां उसने स्पेसिफाई नहीं करा और दोनों ऑप्शन है, तो हम टिक सी करके आएंगे। जैसे कल एक्वारिगा में प्लैटिनम और गोल्ड का था कि प्लैटिनम और गोल्ड दोनों ही एक्वारिगा में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन टिक हम गोल्ड करके आएंगे क्योंकि गोल्ड ज्यादा करता है प्लैटिनम के कंपैरिजन में। तो यहां पर कॉनकेव को हम रियल इन्वर्टेड इमेज एज्यूम करते हैं, तो हम कॉनकेव टिक करके आएंगे इंस्टेड ऑफ बी ऑप्शन पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे। Now figure 10.1 shows a ray of light as it travels from medium A to medium B. Refractive index of medium B relative to medium A. B to A कैसे लिखते हैं? I कितना है पहले ये बता दो। यहाँ पे एंगल I इज 45 डिग्री और R कितना है? 60 डिग्री, नॉट 30 डिग्री। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। मीडियम, ये मीडियम, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। उल्टा बोला हुआ है वैसे ये जिसने भी बोला है, ये एंगल्स ये नहीं हुए, ये यहां से जा रहा है, दिस इज योर मेन रे। अब इसका इंसिडेंट का एंगल विद नॉर्मल, बेटा नॉर्मल ये है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या थी? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, तो वो कितना है? 60 डिग्री। हाँ तो फिर आप उल्टा करो ना, आप कॉन्सेप्ट क्यों उल्टा कर रहे हो? कॉन्सेप्ट तो सेम रखो। तो ये B2 है तो ये 60 डिग्री होगा और ये आपका 45 डिग्री होगा। 30 नहीं लेना आप लोगों को। फिर ये किसकी निकलेगी? जब ये 60 और ये 30 है तो किसकी म्यू निकाल रहे हो आप? म्यू ऑफ, अगर मैं साइन 60 मैंने लिखा साइन 60
अपॉन साइन 45, तो ये कौन सा म्यू आया? म्यू ऑफ बी और ए, म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं होगा ये, म्यू ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, साइन 60 √3/2, और वो कितना होएगा, साइन 45 1/√2 ए, √3/√2, ठीक है। नेक्स्ट, क्या, दिस इज म्यू, दिस इज 1/म्यू, तो फिर आपकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। नेक्स्ट, a light ray enters from medium A to medium B as shown in figure 10.2. The refractive index of medium B relative to A will be, कितनी होगी, कैलकुलेट करो। The refractive index of medium B relative to medium A will be B with unity मतलब 1। ओके, मीडियम ए से जो है वो बेंड कैसे कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? मीडियम ए में एक लाइट है, बी में जब वो एंटर कर रही है वो किधर बेंड कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, नहीं भाई, ये है आपका लाइन, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। तो जिनको चेक करना नहीं आता वो ऐसे चेक करना, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। नाउ इट इज टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल है तो मीडियम बी क्या हो गया आपका, डेंसर, और मीडियम ए रेयरर। अब आपकी रेयरर टू डेंसर जा रही है, अब वो पूछ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, बी का ए के कंपैरिजन में क्या, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा या कम, ज्यादा होगा, ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो वो रेशो कितनी होगी, ग्रेटर देन यूनिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट, हाँ यूनिटी मतलब इक्वल है, रेशोज बेटा, अगर आप लिख रहे हो म्यू बी अपॉन में म्यू ए, अगर वो 1 इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, म्यू बी इक्वल टू म्यू ए है। अगर वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, म्यू बी ग्रेटर है म्यू ए से, जो कि हमारी कंडीशन थी। और अगर आपका होता म्यू बी लेस देन म्यू ए तो वो उल्टा होता, फिर आपका ए डेंसर होता, बी रेयरर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a beam of light are incident through the holes A, B and emerge out of the box through the holes C and D respectively as shown in the figure. Which of the following could be inside the box? बॉक्स के अंदर क्या होगा अगर A वाली C से पास कर रही है, B वाली D से पास कर रही है, तो इसका मतलब वो बेंड हुई होगी। ये बीम इधर कैसे पहुंचेगी जब वो ऐसे बेंड हो रही होगी। दूसरा हम क्या देख सकते हैं कि लेटरल शिफ्ट है लेटरल शिफ्ट, तो इसका मतलब ये एंगुलर शिफ्ट तो नहीं है। एंगुलर शिफ्ट कब होता है, जब एक रे स्लांट होती है और बैक एक्सटेंड करके उनके बीच में एंगल आता है, तो यहाँ पे लेटरल शिफ्ट है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इसके बीच में रखा होगा। ये शायद पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, एक पेपर में आ भी रखे। हाँ पैरेलल रे आई, ओके, क्योंकि जब तक अंदर कोई मीडियम नहीं, देखो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन मीडियम, एक मीडियम में जब तक चल रही है तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब वो यहाँ पे कुछ नहीं एनकाउंटर हुआ तो ऐसे चल रही है, लेकिन इसी लाइट बीम को जो यहाँ से आ रही है, अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास स्लैब रख देती, ये मैंने स्लैब रख दिया, तो अब इस स्लैब की वजह से क्या होता, ये बेंड होती,
राइट। अब वो ग्लास स्लैब, अभी आप लोगों को ना ये बॉक्स की वजह से लग रहा है कि 90 डिग्री पे स्लैब रखा है, 90 पे रखा होता तो सिर्फ स्ट्रेट ही जाती, लेकिन अभी वो 90 डिग्री पे ना रख के ना वो थोड़ा सा इस तरीके से होगा, टिल्टेड फॉर्म में रखा होगा। अब इस सरफेस के लिए नॉर्मल किधर बनेगा, ये नॉर्मल बना, पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो ये नॉर्मल हुआ। अब वो इससे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो बेंड करेगी तो वो बेंड कर गई, फिर वो दूसरे सरफेस से स्ट्राइक करी, वो अवे गई तो ये चलेगी। तो अब इन दोनों के बीच में अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पे ग्लास स्लैब रखा होगा, प्रिज्म नहीं रखा होगा। मतलब डाउट यहाँ पे ग्लास स्लैब या प्रिज्म का ही होना चाहिए था, लेंस के लिए तो इट शुड फॉल पैरेलल तो ही होगा, तो लेंस वाले ऑप्शन तो हमारे ऑटोमेटिकली कट हो गए थे। वी लेफ्ट विद स्लैब और प्रिज्म, स्लैब या प्रिज्म में से क्या आंसर हो सकता है, हमें वो चेकआउट करना था। एक बार देखना पीछे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ही है, प्रिज्म होगा नहीं। प्रिज्म के लिए वो ऐसे फिगर बनती, फिर ये लाइट इंसिडेंट ऐसे होती है एक सरफेस पे। ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा वो लाइट है और वो एक पॉइंट से जाके मर्ज हो रहा है तो ये तो कॉन्वेक्स होगा, इसके क्वेश्चंस फिर भी सही है आप लोगों को। डी, अ बीम ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे इस ए बी जो एम्प्टी बॉक्स है पीछे वालों के लिए, ये जो एम्प्टी बॉक्स रखा है यहाँ मैंने कुछ ऐसा रखा है जिससे वो ऐसे हो गई, डाइवर्ज हो गई, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होके फिर डाइवर्ज हो रही है, तो कन्वर्जिंग एक पैरेलल बीम है, वो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि शायद कन्वर्ज हो रहा है फिर, तो पैरेलल बीम एक पॉइंट पे कन्वर्ज कौन कर सकता है, कौन सा लेंस होता है, कौन सा मिरर या कौन सा लेंस होगा, एक तो कॉनकेव मिरर होगा, हाँ वो कन्वर्ज करता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर ऑप्शन में है नहीं। अच्छा अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो क्या लाइट इस साइड आती, फिर ये किधर होता, इधर की तरफ, यही फिगर इधर बनता तो मिरर होता। दूसरा कन्वर्जिंग कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और लेंस में दूसरी साइड ही बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। A convex lens has 4 diopter power and having a focal length 0 point, ये तो अपनी आई की भी है। Our human eye least distinct vision 25 सेंटीमीटर और 0.25 मीटर, और हमारा मिनिमम पावर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होगा, 4 डायोप्टर ही तो बना, हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, तो पावर कितनी बनी आई की 4, एक हेल्दी ह्यूमन आई की 4 डायोप्टर, और अगर इंफिनिटी हो जाए तो पावर कितनी होगी ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई की पावर 0 डायोप्टर, 1/इंफिनिटी, तो फोकल लेंथ क्या होगी, अगर फार पॉइंट पे रखा होता है तो ह्यूमन आई का पावर कितना हो गया 0 डायोप्टर, और अगर आपकी पावर पूछी जाए जब लीस्ट पे रखा होता है तो कितनी होती है 4 डायोप्टर, ठीक है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ए होगा। पावर का फॉर्मूला जिनको नहीं समझ आया कि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला पावर इज 1/f, एफ किस में होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, मीटर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा ह्यूमन आई की बात करें, ह्यूमन आई की रेंज क्या होती है 25 सेंटीमीटर टू, कितनी होती है रुद्राक्ष, 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। तो जब 25 सेंटीमीटर मेरी फोकल लेंथ है, मतलब मेरी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखी है, वो मैंने फोकल लेंथ एडजस्ट करी, तो उस टाइम पे पावर कितनी बनी, रेंज ऑफ पावर कितना बना 1/0.25, तो 4 डायोप्टर, और 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो वो हमारा बना, ठीक है। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर, पावर इज इक्वल टू 100/25, कितना बना लीस्ट डिस्टिंग्विशन किसकी, नहीं नियर,
नियर पॉइंट है, उस पे अगर हम ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं तो नियर पॉइंट को फिर फोकल लेंथ ही तो कंसीडर करेंगे। जब अगर आपकी आई है, जिस हाइपरमेट्रोपिक आई है और जिसका वो डिस्टर्ब्ड है, तो उसका एफ क्या होगा, जो उसका नियर पॉइंट होता है वही तो होता है। अगर हम उसके करेक्शन के लिए जाते हैं तो वो 4 डायोप्टर ही निकलता है। क्या अगर आपने 25 सेंटीमीटर पे रखी है तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? जिसको दूर का नहीं दिखता, मायोपिक पर्सन जो होते हैं, वो अपनी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, क्लोज लेके आते हैं। सबसे क्लोजेस्ट हम ऑब्जेक्ट को कितना ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर, ताकि ब्लरी विजन ना बने, करेक्टेड विजन बने। तो इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ उस केस में कितनी हो गई है? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप वहां रख रहे हो तो रेटिना पे अप्रोप्रिएट इमेज बन रही है। इसी तरह से ह्यूमन आई की एडॉप्टिंग पावर रखी जाती है कि कितने का लेंस बीच में एक और लगा दो कि ये पूरा प्रॉपर इमेज बन जाए, तो ये वहां से। ठीक है, नहीं वो आपका दिया हुआ एनसीईआरटी में कितना होता है आई का डायामीटर? 2.3 वट मीटर सेंटीमीटर। वही तो पूछ रही हूँ, 2.3 वट मीटर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू। कौन सा होता है रियर व्यू मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। और उसके लिए मैग्निफिकेशन कितनी? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है? लार्जर नहीं थी? वर्चुअल इरेक्ट लार्जर बताई थी शिवन, फिर क्या थी? तो मिरर में लार्जर हो जाती है। हाँ, तो फिर अभी तो हम पढ़ रहे थे, तो लार्जर कब होती है? वर्चुअल इरेक्ट लार्जर लास्ट केस कॉन्फर्स में। ठीक है, इज लेस देन 1। नेक्स्ट, पढ़ सॉल्व कर रहे हो तो तूने याद कर रखे हैं क्या? हाँ, ये याद कर रखे हैं इसने, बाकी लोग सॉल्व कर लो, इसके चक्करों में मत रहो। आई कैप दिस क्लास फॉर यू। ये ये बोल देगा, इसीलिए मैं ये डिस्कशन क्लासेस अवॉइड करती हूँ, क्योंकि शिविन, मीर, जयन, रुद्राक्ष सो रहे हैं। तो मतलब तुम सोचते हो वो आंसर दे देगा, काम खत्म। थोड़ा फैन ऑन कर लो। आदित्य, बी आ रहा है? क्या फॉर्मूला लगा? लास्ट वेंचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेस फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट। अब सन कहाँ होगा? ओके, अब वो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? अच्छा, रेज ऑफ सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में वो एक पॉइंट कन्वर्ज कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे? -15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? दोनों इक्वल टू सेंटर, 15 है तो वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, सी, बी ऑप्शन हो गया। राइट? किसने बी बोला था कि ए बोला था? दिव्यांश ने पहले, दिव्यांश ने ए बोला था। दिव्यांश, रट्टा थोड़ा स्लो हो रहा है, चेंज करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। क्वेश्चन नंबर 11 बी, लास्ट में। अब मैं जिससे पूछूं वही बताना, बाकी सब अपना। A full length image of a distant tall building can definitely be seen by using tall building। हाँ बताओ। कॉन्वेक्स मिरर, क्यों? हाँ, यूजुअली कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग ही होता है।
कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग ही होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आप वर्चुअल इरेक्ट और शॉर्ट इमेजेस के लिए यूजुअली हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करते हैं। तो इसमें इसलिए आपका आंसर डी। 12th बताओ। इन टॉर्च, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज प्लेस्ड। बी, क्यों? वो फोकस पे रखेंगे तो पैरेलल बीम निकलेगी ना। फोकस पे रखेंगे तो पैरेलल बीम रे दोनों रीजंस है। एक पैरेलल बीम रिलीज होगी और वो कहां तक जारी होगी? इंफिनिटी। आपको डिस्टेंस इंक्रीज करना है जहां तक आपकी जरूरत हो, तो आप इसके लिए फोकस पे उसको रखोगे, नियर टू फोकस और एट द फोकस। हाँ, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि जो फोकस पे आपकी ऑब्जेक्ट होगी, या ऑब्जेक्ट की जगह मतलब यहाँ पे सोर्स हो गया आपका, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे सोर्स रखा है तो जो लाइट होगी वो कहां तक जाएगी? ऑब्जेक्ट फोकस पे होती है, इमेज कहां बनती है? इंफिनिटी पे। तो फिर यहाँ पे अपन अपने फोकस पे बल्ब को रखा तो इमेज कहां जाएगी या रेस कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 13, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, डी बोल रहे हो कि बी बोल रहे हो? हाँ, डॉग ना, ऑल मिरर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। ठीक है। द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, तुम्हें चर्निंग बताया, सेंट्रीफिकेशन। इसमें टॉपिक के नाम लिखो। फोल्ड किया है मैंने पेज। ओके, क्या आंसर बताया था इसमें? एक पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स एज शोन इन फिगर ए बी सी डी, विच वन ऑफ देम आर करेक्ट? इसका गलत है। रुद्राक्ष, क्या गलत है ए वाले का? थप्पड़ मार दूंगी। क्या गलत है? मैंने जो पूछा वो बता। अरे मैंने पूछा इसमें गलत क्या है? हाँ हाँ, बेंड नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी में क्या प्रॉब्लम थी कि वो पहले सरफेस पे बेंड नहीं हो रहा था, और डी में वो दूसरे सरफेस पे बेंड नहीं हो रहा था। तो इसका आंसर बी होगा। बी ने सही डायग्राम ड्रॉ किया। मीडियम सेम हो, नहीं मीडियम सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे मीडियम सेम है। नहीं, अगर दोनों मीडियम से आ रहा है और मीडियम से जा रहा है, दोनों मीडियम सेम है ना, और जिस मीडियम से निकल के जा रहा है वो भी मीडियम सेम है ना। अरे अप एंड डाउन सेम, बीच में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखी है, तो आप कह रहे हो कि ए या बी में से, दोनों में से कोई हो सकता है। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब। दिमाग कहाँ है तुम लोगों का? इसमें क्वेश्चन में लिखा है एयर एंड ग्लास स्लैब। नहीं हो तो, नहीं हो तो, बट अभी उन्होंने लिख रखा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? एयर से जा रही है, ग्लास स्लैब में जा रही है। जब उन्होंने बोल दिया कि ग्लास स्लैब में जा रही है तो मीडियम तो डिफरेंशिएट हो ही गया ना, तो फिर ए नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो मेंशन ना करे, वो कहे कि बस 4 डायग्राम दे दिए विच वन इज नॉट करेक्ट, तो फिर आपका ए और बी दोनों बनता है, ये तब भी गलत है। क्योंकि अगर इस सरफेस से सीधा आ रही है तो इससे क्यों बेंड हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी, और डायग्राम भी ऐसा कोई चीज नहीं शो कर रहा। डायग्राम सिर्फ ये शो कर रहा है कि दिस होल इज वन मीडियम, बीच में एक एक्स्ट्रा फिगर इंट्रोड्यूस करी गई है। तो ये दोनों तो हर हाल में गलत है, बस वो दो हो सकते हैं। जो ऊपर वाला सरफेस है, फिर नीचे वाला सरफेस है, उसको जाने की जगह अगर वो राइट वाले सरफेस पे जाती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होता है, जब वो इंसिडेंट एंगल पे एंटर करती है। लाइक अगर अभी तुम इस टाइप का एक प्रिज्म ऑब्टेन करो और तुम कहो कि यहाँ से एक ये लाइट आ गई, अब यहाँ पे ये लाइट स्ट्रेट एंटर करेगी क्योंकि 90 डिग्री पे आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो नॉर्मल के अलोंग जब भी आती है तो वो मीडियम चेंज होने के बावजूद भी स्ट्रेट जाएगी। ये स्ट्रेट आके यहाँ हिट करी, अब इसने दूसरे सरफेस पे हिट किया, अब इस सरफेस पे हिट करके वो इधर जा सकती है
इधर जा सकती है और इधर जा सकती है। तो वो जब इधर आएगी वो तब आएगी जब आपका ये वाला जो एंगल होगा वो आईसी से ज्यादा होगा, वो आईसी के बराबर होगा तो इधर आएगी, और आईसी से छोटा होगा तो वो बाहर निकलेगी। आईसी क्रिटिकल एंगल होता है, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन, जो तुमको शायद ऐसे करके समझाया गया था कि एक सोर्स है, यहां लाइट दी, ये इंसिडेंस, तो वो बेंड हो गई इधर आर, राइट। फिर इसी सोर्स ने और थोड़े बड़े एंगल पे लाइट दी तो वो पैरेलल चली गई सरफेस के। नाउ दिस इंसिडेंट एंगल बिकम क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल। फिर वो इससे भी बड़े एंगल पे जाती है तो वो अंदर बेंड कर जाती है, जो डायमंड के केस में आपका यूजुअली होता है, या मिराज वगैरह के केसेस में हमने इसकी एप्लीकेशंस देखी थी, जो अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो तब होगा, आप लोगों से ये वाले नहीं पूछेंगे। इसके अंदर सेट किया, इधर आ गया, हाँ तो फिर इस सरफेस के लिए लगाओ। हाँ, और ऐसे ग्लास लैब ये है आपकी, आपने कहा कि यहाँ से आई और फिर वो बेंड होके तो इस सरफेस से जाएगी, पास तो करेगी ना, वो डिपेंड करेगा किस एंगल पे आ रही है। क्या पैरेलल ना हो फिर वो प्रिज्म की तरह जाएगी, प्रिज्म में कौन से पैरेलल होता है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दैट केस इट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। पीछे वालों का बड़ा डीप डिस्कशन चल रहा है, क्या हुआ? वरुण तुम पीछे चले जाओ, आ जाओ चारों आगे आ जाओ। बुक दे, इतनी देर से बुक मांग रही, बुक लेके आया है। क्विक, बुक दे रहा है इडियट सा, वर्कशीट कर जल। खाली बैठने आ रखा है। क्या होगा, क्या लग रहा है? Read the questions solution. ग्लिसरीन एक सब्सटेंस होता है जो थिक, वो ये लो। Okay, question number 15. You are given water, mustard oil, glycerin and kerosene. In which of these medium a ray of light incident obliquely at some angle and would bend the most? Bending सबसे ज्यादा उसमें होगी जो सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। इन सब में सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर कौन है? ग्लिसरीन होगा मेरे ख्याल से ऑप्टिकली डेंसर। ग्लिसरीन जेल लाइक सब्सटेंस होता है। आई थिंक एनसीईआरटी में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं, हाँ वो टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी इज लाइक बाय हार्ट, आपको चाहे बेसिक से लिखा हो, बट सीबीएसई कैन आस्क क्वेश्चन ओवर इट, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा है। तो आपको वैल्यू ना याद हो बट ऑर्डर आपको टेबल से याद रखना पड़ेगा। वैल्यू नहीं पूछेंगे वो कि कैरोसिन की क्या होगी या उसकी क्या होगी, वैल्यू नहीं पूछेंगे, लेकिन ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन इनमें से ज्यादा डेंसर होगा और कौन इनमें से कम। यहाँ पे जो मेन पॉइंट था याद रखने का वो ये था कि मस्टर्ड ऑयल और कैरोसिन दोनों ऑयल्स हैं और इनकी मास डेंसिटी वाटर से कम होती है, मास डेंसिटी कम होती है, मास डेंसिटी सुन लिया करो। सारे ऑयल्स वाटर के ऊपर रहते हैं, हाँ या ना? वाटर से इसका मतलब वाटर इज मोर हैवियर देन ऑयल, ऑयल्स आर लाइटर। तो मास डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो अलग अलग चीजें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है,
और ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम की डिफाइन करती है कि आपकी रे कितनी ज्यादा बेंड होगी, और वो इंडिपेंडेंट होती है मास डेंसिटी की। कैरोसिन जो है वो ज्यादा बेंड करता है, स्टिल वो वाटर से मास के कंपैरिजन में लाइटर होगा। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में 110% आएगा, तो वहां कंफ्यूज मत कराना कि जब वो कह रहे, वो कहेगा कि वी यूज टू से दैट कैरोसिन या मस्टर्ड ऑयल इज लाइटर देन, स्टिल इट बेंड्स मोर, हाउ? तो आपको बताना है yes it is lighter on comparison to mass density, but when you compare them, but refractive index is all about the optical density of any medium, and optical density does not depend on mass density, वो अलग प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी इन सब की क्या है, वाटर से ज्यादा है, और इस केस में सबसे ज्यादा ग्लिसरीन के। आंसर शुड बी डी। Okay, next, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave mirror? रुद्राक्ष बता दे। थप्पड़ मार दूंगी मैं। क्विक रुद्राक्ष, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कौन सा फिगर इनकरेक्ट बताना है कि करेक्ट बताना है? करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? which a line which comes parallel to principal axis after reflection pass through, ये तो इसको भी पता है, ये 6th क्लास का बच्चा कह रहा है पास थ्रू फोकस। A ray of line coming parallel to principal axis after reflection pass through, हाँ या ना? ये होना चाहिए। अब देख ले इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। हे प्रभु, यही तो है। आपने यही तो बनाया। रुद्राक्ष, ये आपकी मेन फिगर थी, इसका सॉल्यूशन ये है फोकस से पास करने। क्या ये फोकस से पास कर रहा है? क्या ये फोकस से पास कर रहा है? क्या ये फोकस से पास कर रहा है? क्या ये कर रहा है? तो इसके नीचे क्या लिखा है? तो आंसर क्या होगा? कल प्रथम बच गया था वायरल होने से, आज ये जरूर होगा, क्योंकि कल वाला सिया ऑनलाइन थी क्लास में, वो हमारे रिकॉर्ड हुए बट उसमें वॉइस नहीं थी, तो वो मेरे को री रिकॉर्ड करके डालने पड़े, ठीक है। लेकिन आज वो प्रॉपर हो रही है। अब ये सारे जाके उसमें से ना उसी की छोटी सी क्लिप निकाल के डालने वाले हैं, जब मैडम करेगी रुद्राक्ष, आज सारे रुद्राक्ष फेमस हो जाएंगे। अब किसको पता मैडम कौन से रुद्राक्ष की बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आंसर रुद्राक्ष ही देगा, बाकी सब अपने मन में रखें। Which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a lens shown in figure 10.7? ये वाला, ये फिगर है। अब इसके लिए करेक्ट कौन है? शिविन, आजा। शिविन, अब तक तो बता दिया होगा शिविन को सबने आंसर। सोच ले। चलो आता है इसको तो कुछ, बस रुद्राक्ष का ही डर है फिर तो मेरे को। तो फिगर ए इज इट्स सॉल्यूशन। ओके, लेट्स मूव टू, चलो 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक चैप्टर डन हो जाएगा। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर, she finds the image of her head bigger and the middle portion of her body of the same size and that of the legs smaller. The following is the order of combination for the magic mirror from top to bottom. देखो हेड बिगर हो गया, बिग कौन करता है? कॉनकेव, मिरर में कॉनकेव करता है, लेंस में कॉन्वेक्स करता है। तो कॉनकेव मिरर सेम साइज कौन रखता है? प्लेन मिरर। और छोटा कौन कर देता है? तो ये ऑर्डर कौन दे रहा है? अब चुप रुद्राक्ष, कौन सा है ये ऑर्डर? अब तो ऑर्डर भी बता दिया, कहाँ है मेरी?
concave plane convex. C is the answer. 19th, in which of the following the image of an object placed at infinity will be highly diminished and point size? कौन से में होगा? कौन से में होगा रुद्राक्ष? क्यों? क्यों? ड्रॉ द डायग्राम्स. चारों के लिए ड्रॉ करके दे. आजा ले, चारों के लिए ड्रॉ कर. हाँ यहाँ कर, जल्दी कर, क्विक. चलिए रुद्राक्ष इसको ड्रॉ कर रहा है, इससे हम बाकी चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं. ड्रॉ कर, मैं देख रही हूँ. एक सेकेंड. चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. ह्यूमन आई स्टार्ट करने से पहले मुझे ह्यूमन आई के सारे पार्ट्स के नाम बताएगा शिवन, और उसके फंक्शंस केविन बताएगा. ये पार्ट के नाम बताएगा, पार्ट का फंक्शन केविन. क्विकली बोल. एक बारी बारी, एक बारी बारी. एक सबसे पहले कॉर्निया. कॉर्निया फोकल लेंथ. केविन, कॉर्निया का फंक्शन. यस अभिनव. मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट अकर इन कॉर्निया, बट कॉर्निया का प्रोटेक्टिव लेयर हो गई. ठीक है, ओके, प्रोटेक्टिव. सेकंड आइरिस. रुद्राक्ष आइरिस. आइरिस. हाँ हाँ, और क्या बनाएगा आइरिस यहाँ बैठ के? क्विक यार, सबको घर जाना है, पढ़ना है, साइंस पढ़नी है सबको. तेरी तो तैयारी है, हमारी तो नहीं है. क्विक. आइरिस. अथर्व. आइरिस. आइरिस डायफाग्राम है, कलरफुल डायफाग्राम, अ थिन शीट इन फ्रंट ऑफ लेंस जो कलर प्रोवाइड करती है. ऑल्सो कंट्रोल्स प्यूपिल साइज. ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करती. कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वर्ड आप सिर्फ सिलरी मसल्स के साथ रखोगे. सिलरी मसल्स का फंक्शन. ओए, सिलरी मसल्स का फंक्शन. सिलरी मसल्स का फंक्शन accommodation of focal length. How accommodation of focal length happens? Kevin, accommodation of focal length. Mir, accommodation of focal length. Accommodation of focal length. Jayan, accommodation of focal length. साइज लेंस का एडजस्ट कर देते हैं. अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था. हाँ शिविन, फोकल लेंथ. कब कब क्या होता है, कब क्या होता है? अगर मेरी सिलरी मसल्स, मैंने कहा मेरी सिलरी मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेंस को क्या होगा पहले ये बता. लेंस थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ, और हमें कहाँ का बेटर दिखेगा? अच्छा, और उल्टा तो फिर उल्टा. हाँ, तो जब सिलरी मसल्स रिलैक्स करेंगी तो लेंस थिन. लेंस थिन, फोकल लेंथ ज्यादा, तो हमें क्या दिखेगा? वी कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अगर अकोमोडेशन ऑफ एन आई लिखना आएगा तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं. सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेंस थिक होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी. सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने. फोकल लेंथ इस केस में डिक्रीज करेगी, थिक हो रहा है तो फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, नियर ऑब्जेक्ट्स की क्लियर विजन बनेगी. और उल्टा लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की जगह रिलैक्स, तो लेंस थिन होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी और फारर इमेज क्लियरर बनेगी. ठीक है, ये अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई होता है. पढ़ के क्या आए हो फिर तुम तीनों जने? क्या कर रहे हो आज सुबह से? केमिस्ट्री डन है. इसके बाद केमिस्ट्री में हमने डिस्कस करने हैं वो सीबीक्यू क्वेश्चंस, वहां देख लेंगे कितना डन है वो. चलो लेट्स मूव टू चैप्टर नाउ. पहला क्वेश्चन, a person cannot see distinctly object beyond 2 meter.
तो उसका कौन सा पॉइंट खराब हो गया? फार पॉइंट खराब हो गया। तो डिफेक्ट कौन सा हो गया? मायोपिया। अच्छा, तो मायोपिया को ठीक करने के लिए लेंस कौन सा लगता है? कॉनकेव। कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? ओके, अब बता दो तो फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अब बचे हुए दो बताने हैं, वो बता दो। 1/2 0.5 माइनस 0.5 डायप्टर बी बनेगा। हाँ तो शायद शायद ऐसा ही कुछ था। बहुत होनहार छात्र हैं मेरे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। A student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in the textbook. मतलब वो पास का नहीं देख पा रहा। Farsightedness, hypermetropia. The near point of eyes has receded away. Okay. Near point receded का मतलब? तेरी तो इंग्लिश 80 आउट ऑफ 80 की थी। फ्रेंच, जिनकी फ्रेंच अच्छी होती है उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। सेम सेम सी होती है, मैंने सुना। हाँ, इसके एक थप्पड़ मारियो पीछे से। चलो, सो ए इज आंसर। रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया है। बता, मेरी हिंदी मीडियम पढ़े हुए की तरह से अच्छी है। थर्ड, a prism ABC with BC as a base is placed in different orientations. A narrow beam of white light is incident on the prism. जब वो white light incident हुई होगी प्रिज्म पे तो क्या हुआ होगा? उसका डिस्पर्स्ड होगी 7 कलर्स में। ऊपर कौन सा कलर होगा? ऊपर रेड और नीचे वॉयलेट। तो रेड ऊपर क्यों होगा? उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो स्पीड सबसे कम। ओके, स्पीड सबसे ज्यादा, सॉरी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरेस्पॉन्ड टू द कलर ऑफ द स्काई? उल्टा रखना पड़ेगा। इसमें कह रहा है एक प्रिज्म है एबीसी और वो बीसी बेस पे रखा हुआ है और उस पे आपने लाइट डाली है जो डिस्पर्स्ड हुई है, जिसने आर से उल्टा बनाया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप कॉरेस्पॉन्ड टू द। अच्छा, बस वही फिगर पहला ही बताना है ना, इन्वर्टेड प्रिज्म वाला। अच्छा, मैंने इन्वर्टेड प्रिज्म वाला केस सोचा था। ठीक है, इन्वर्टेड प्रिज्म वाला नहीं। थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप, टॉप से थर्ड कलर है। अभी भी ये तो सबसे नीचे रेड होगा ना और सबसे ऊपर वायलेट होगा। अगर हम इसके साथ बेस जा रहे हैं तो जब ये आएगा तब यहाँ पे रेड होगा, यहाँ वायलेट होगा, राइट। जब इसके साथ बेस बना रहे हैं तो आपका इधर होगा, उल्टा हो गया, तो बी ये वाला आंसर बनेगा ना। बाकी दोनों हाँ तो वही किया ना, ये इधर और इधर ही तो किया। ऊपर से पढ़ रहे हैं, ऊपर से, तब इसमें रेड, फिर विब की ओर में तो उल्टा चलेगा ना, VIB, तो ये तो बी नीचे से थर्ड है ना। अब इसमें ऊपर से थर्ड नहीं आएगा, जब इधर जा रहा है तो यहाँ पे रेड होगा और ये वाला वॉयलेट होगा, फिर इंडिगो और फिर ब्लू, तो सेकेंड ही तो बन रहा है। समझ नहीं आया? ओके, कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे। पहले में ये बेस है, पहली लाइन ये याद रखना कि उन्होंने BC एज अ बेस लिया है, ठीक है। अब इसमें BC पे इंसिडेंट कर रही है तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया, राइट। BC बेस, अब BC बेस में एक ये है, एक ये है और एक ये केस है। जब ये BC बेस है तो लाइट इधर गई होगी एंड देन बेंड लाइक दिस, ऐसे जाती है। अब ये 7 कलर्स में स्प्लिट हुई होगी तो ऐसे रहा होगा R2V, सॉरी, राइट। अब इसमें टॉप से थर्ड, R पीछे से है ना तो B नहीं बना,
तो ये केस कैंसल, राइट। अब इसमें ये इधर गई, अब ये बेंड करेगी टुवर्ड्स बेस BC, इसमें भी 3 कलर बनेंगे, जो टॉप होगा वो रेयर R होगा। ये देखो ना, इधर से R था और नीचे V था, ऊपर R था। अब इधर से तो पहले R निकलेगा और सबसे लास्ट में V, और इसी केस में VIB, टॉप से थर्ड B हो गया। अब अगर इस केस की बात करें, वो इधर आएगा और फिर वो इधर स्प्लिट होगा, राइट। ये R और ये V, ये हॉरिजॉन्टल का केस बन गया। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल वाला टॉप बॉटम नहीं रहा, इसमें उन्होंने बेस पे ही इंसिडेंट करा दिया। बेस पे इंसिडेंट होगा तो हमारा तो फिगर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस उन्होंने क्या ले रखा है, तो ऑप्शन कौन सा बना, सेकंड। अब क्लियर हुआ सबको, तो इसका आंसर सेकंड होगा। बाकी एक बार पीछे से चेक कर लेना, हाँ या ना। जाओ, कॉपी छोड़ देना। तुमने इसी में नोट्स बनाए हुए क्या, तो फिर तुम इसको ले जाओ, मैं बाद में चेक कर दूंगी। या फिर अगर तुमने इसमें नोट्स नहीं बनाए तो तुम छोड़ जाओ, मैं चेक कर दूंगी, फोटो भेज दूंगी तो गलतियां होंगी। क्वेश्चन नंबर बी ही था उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट, क्यों? लाइट इज, क्यों? नून के टाइम पे परपेंडिकुलर होता है, तो जब भी लाइट परपेंडिकुलरली लाई करती है किसी भी प्रिज्म के ऊपर, तो वो डायरेक्ट जाती है, वो स्कैटर नहीं करती है। स्कैटर वो तभी करेगी जब वो एंगल पे लाई करेगी इंसिडेंट के। मतलब कि अगर आपने ये प्रिज्म लिया है और इस प्रिज्म में ऐसे जो लाइट जाएगी, वो बेंड नहीं करेगी, ये परपेंडिकुलर, अच्छा इस सरफेस पे ऐसे आएगी 90 डिग्री पे, ये एंगल, ये इंसिडेंट अगर ऐसे आ रही है तो वो नहीं करेगी। और उस टाइम पे सन आपका ओवरहेड होता है, यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉपलेट होगी या डस्ट पार्टिकल होगा, वो उस पे ऐसे आ रही है, तो वो स्कैटर नहीं करेगी, इसलिए इसका आंसर होगा लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। फिफ्थ, which of the following phenomena of light are involved in the formation of rainbow? ये refraction, dispersion and internal reflection। सी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया तो बाहर हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एक ही बार होता है ना इंटरनल रिफ्लेक्शन, हो गया एक। टोटल इंटरनल वो अंदर ही, ट्रैप भी नहीं बेसिकली, बट उसका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो बिफोर कमिंग आउट, वहां पे एक ही बार होता है। आपका बबल का डायग्राम एनसीईआरटी में यही दिया है ना, ये बबल है, ये लाइट आई है, यहाँ पर फिर वो ऐसे कलर्स में जाती है, दो कलर्स में इधर हिट करती है, कुछ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर निकल जाती है, और कुछ ऐसे हिट करती है, फिर यहाँ से वो ऐसे रेनबो फॉर्म करते हुए निकलती है, यही है ना उसमें डायग्राम। हाँ, तो इसमें कितनी बार हुआ, एक ही बार तो हुआ इंटरनल, इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करेंगे हम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज हो रहा है कि वो अंदर इसलिए गई है क्योंकि उसका आईसी से बड़ा एंगल है जिससे वो हिट कर रही है, बट वो एक ही बार हो रहा है। अगर वो दूसरी बार होता तो हम उसको फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में लेते कि दोबारा हिट किया और उसी डायरेक्शन से फिर वो निकल रही है। डायमंड के केस में इसलिए होता है जब वो स्पार्कल करता है, यहाँ पर रेनबो के केस में इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। Now sixth, twinkling of stars is due to atmospheric refraction of light by different layers of varying refractive index। नीचे आते हुए refractive index इंक्रीज करता है या डिक्रीज? इंक्रीज, क्यों? ऊपर वाली सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है, नीचे वाली सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती है, राइट। वो क्यों होती है, मैंने ये पूछा। It is more closer to surface, so
इट इज मोर क्लोजर टू सरफेस, तो इसलिए इसमें डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे ना, तो उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगे, इसलिए वो मोर डेंसर होगी, वहां पे ज्यादा स्कैटरिंग के साथ। नेक्स्ट, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज डीके लाइट ऑफ ऑल अदर कलर स्कैटर्ड मोर, नहीं सी, वॉयलेट एंड ब्लू कलर छोटी वेवलेंथ की वजह से सबसे ज्यादा स्कैटर होते हैं, बट अवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू ब्लू कलर, तो हमें ज्यादा स्काई का कलर ब्लू दिखता है इंस्टेड ऑफ वॉयलेट। तो वॉयलेट ब्लू वैसे भी सेम जोनर में पड़ते हैं, तो इसलिए हम उसको ब्लू रिसीव करते हैं, ठीक है। बाकी कलर ये उसका उल्टा है, अल्ट्रा वायलेट रेज एब्जॉर्ब होती हैं, बट उनका इससे लेना देना नहीं होता, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, तो वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Which of the following statement is correct regarding the propagation of light? अच्छा, रेड लाइट मूव्स फास्टर, रेड लाइट की दूसरी क्या प्रॉपर्टी थी? वेवलेंथ सबसे, फ्रीक्वेंसी सबसे, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रेड, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, इसलिए बेंडिंग कम होती है, इसीलिए हम जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाते हैं, क्योंकि वो एक मीडियम में जाके बेंड नहीं होते और जैसे हैं वैसे ही रिसीवर को रिसीव होते हैं। क्लियर? इसलिए हम उनको रेड में, तो इसका आंसर ए होगा। 9th, द डेंजर सिग्नल्स इंस्टॉल्ड, ये तो बता दिया मैंने, एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, वाई? इज स्कैटर्ड बाय लीस्ट स्मोक एंड फॉग, वो सबसे कम स्कैटर होंगे, बेंडिंग उनमें सबसे कम होगी। नेक्स्ट, 8th में, ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद सेम स्पीड, भाई सारी अप डाउन हो जाएगी ऑप्टिक्स। व्हाइट लाइट में तब तक तो सेम स्पीड में ना, जब डाइवर्स डिस्पर्स होता है अलग होता है। Which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? चेक करो, सीधी है। All the colors of white light move with the same speed. ओके, ठीक है, वैसे प्रोसीव तो नोशन वही हो रहा है कि डिफरेंट कलर्स का। अब यहाँ पे इनका कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स, लेकिन जब तक वो व्हाइट लाइट में है तब तो वो मर्ज करके ही व्हाइट लाइट बना रहे हैं ना, सारे लाइट प्रिसीव नोशन वही है, इसीलिए मैं तुम लोगों को कह रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, क्योंकि अब हमें आंसर इसमें सी टिक करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सी है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, यहाँ के आंसर से हमें अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार करनी पड़ रही है, और उस डिस्क्रिप्शन में यही है कि जब तक वो व्हाइट लाइट में है तो व्हाइट लाइट एक्ट एज अ सिंगल लाइट और सिंगल लाइट सोर्स एज अ सिंगल स्पीड, तो इसलिए इन्होंने उसका सी दिया हुआ है। अगर आप वैसे नोशन यही समझ में आता है डिफरेंट कलर्स है डिफरेंट स्पीड्स, तो उसका बी की नहीं, उसके लिए सी कर लेना, 8th के लिए सी कर लेना, सी नॉट दिस, और इसके लिए बी। 9th का डी क्यों? रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट इन एयर, हाँ उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, but the danger signals installed at the top of tall building are red in color, they can easily be seen, यहाँ पे सीन की बात करी हुई है, तो वो फास्टेस्ट तो ट्रेवल कर रही है, लेकिन फिर वो बेंड ना हो ना फॉग से, फास्टेस्ट तो ऑरेंज और ये सब भी, तो हमें लीस्ट बेंडिंग भी देखनी होगी, तो वो इस पॉइंट को दोनों को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो इसको भी और उसको भी, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वो लगाया। ठीक है, नेक्स्ट 8th में सी, नॉर्मली उस क्वेश्चन को रीडेबिलिटी के हिसाब से वो बनता नहीं है, लेकिन इनका सी है, तो हमें अपनी डिस्क्रिप्शन उस तरह से कि जब तक वो व्हाइट लाइट का पार्ट है दे विल ऑल बी ट्रेवलिंग एट दी सेम स्पीड।
जब तक वो व्हाइट लाइट का पार्ट है। जब व्हाइट लाइट से अलग होती है तो फिर सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, इसलिए उसका व्हाइट लाइट अपने आप में एक सोर्स बनता है ना, कि सारी लाइट्स को मर्ज करके फिर व्हाइट लाइट बनती है। प्योर में व्हाइट कलर नहीं है, राइट। तो जहाँ पे सारी लाइट्स एक ही उसमें लाई करती हैं तो वो सारे कलर मर्ज होके व्हाइट फॉर्म में है नहीं ना। वही तो बात कह रही हूँ कि उसमें और कोई कलर नहीं है, वो खुद एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह बिहेव करेगी, और उसमें तो व्हाइट की स्पीड क्या होगी, फिक्स होगी ना, तो वो है। ठीक है, जैसे सनलाइट की 3 × 10⁸ है जो फिक्स्ड है, वही वो फिर होते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज और सनसेट? ये तो पढ़ा हुआ है, स्कैटरिंग ऑफ, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, नहीं नहीं, ये बताएगा, बताइयो 11th का। अरे टॉपिक कौन से हेडिंग के अंदर था ये? स्काई का कलर ब्लू होता है, ये कौन सी हेडिंग के अंदर है? ऊपर हेडिंग पर टॉपिक क्या लिखे इस पेज के, क्या लिखा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बस, इसका आंसर सी होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसका भी आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट था। अच्छा, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर ही पढ़ा है हमने, डीप सी, डीप सी में तो वो लाइट का प्रेजेंस ही नहीं रहेगा ना। नहीं 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 नहीं, वहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी आएगा फिर। ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन सी, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन सी, ब्लू कलर दे रहा है, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर, डीप सी ब्लैक होता है बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑल सनलाइट ना। तो डीप सी तो, हाँ, उसमें ऑलरेडी ब्लूइश मेंटेन है ना, मेंशन है ना। तो फिर तो अगर आप जो आप देख रहे हो, द ब्लूइश कलर ऑफ लाइट ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर, क्या होना चाहिए? नहीं, डीप सी को तो छोड़ ही दो, 2 मिनट, हम उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे। डीप सी तो ब्लैक होगा, फिर उसमें कलर क्यों मेंशन करते? फिर तो स्टेटमेंट रॉन्ग होती, फिर तो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बना। ठीक है, वो नहीं पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ पढ़ रहे हैं द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन सी, डीप वर्ड छोड़ दिया, द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन सी, वो किसकी वजह से होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। पानी में स्काई के स्थिति, पानी में वाटर लाइट गई, हाँ, उसके बाद वो रिफ्रैक्ट हुई, हाँ, तो अगर सी में तो बहुत नीचे होता है सरफेस, तो रिफ्लेक्ट करके फिर स्कैटर करके हमारी आइस तक होते हैं, तब अगर दूसरी तरह नहीं, जो सी का वो होता है ना टॉप सरफेस, जो सी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसी वो वाटर मॉलिक्यूल्स ही उसको स्कैटर करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पानी ब्लूइश कलर का दिख रहा है। अगेन एक व्हाइट लाइट है जो सन की आई है, वो ओशियन में आई है, ओशियन में भी इम्प्योरिटीज हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स है सस्पेंडेड फॉर्म में, कैल्शियम मैग्नीशियम इनके आयंस होते हैं, वो उनसे स्ट्राइक करेगा और स्कैटर करेगा। जब वो स्कैटर करेगा तो वो ब्लू कलर रिसेंबल करेगा। ये नहीं है कि आप ऊपर से देख रहे थे तो आपने ब्लैक कपड़े पहने तो आपको ब्लैक रिफ्लेक्शन दिख रही है आपकी, तो आप जब उसको रख रहे हो तो उस वजह से वहां पे जो स्कैटर कलर जो ओशियन का आता है, चाहे वो स्काई का आता है, वो दोनों ही केसेस में व्हाइट लाइट का स्कैटर होना होता है बाय स्ट्राइकिंग विद द स्मॉलर थिन कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनटू द वाटर, और वहां पे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वेरी स्मॉल थिन डस्ट पार्टिकल्स, जो जिनसे स्ट्राइक करके व्हाइट लाइट स्कैटर हो जाती है डिफरेंट कलर में, और उसमें जो सबसे ज्यादा कलर फैलता है वो वॉयलेट होता है, क्योंकि सबसे कम स्पीड पे वही होता है, तो इस वजह से हमारी आइज ब्लू उसको परसीव करती हैं। सेम इज विद ओशियन, तो दोनों में स्कैटरिंग ही फिनोमिना होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन में वाटर सरफेस जो होता है, जैसे हमने अपना उसमें मैथ्स के क्लाउड वाले क्वेश्चन में भी क्या था, तो वाटर टेबल का जो टॉप सरफेस होता है वो प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन बनती है, तो सरफेस प्लेन मिरर की तरह होता है, उसका कलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट की तरह है, तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है कि वो उसने सरफेस से स्ट्राइक करा वापस गया तो वो हमें वहां पे वो कलर दिखाई देगा, वो
ठीक है, अगर वो हो कि व्हाइट लाइट आ रही है उससे स्ट्राइक कर रही है और वापस जा रही है, तो फिर तो हमें शीशे भी ब्लू दिखने चाहिए थे। घर का मिरर तो नहीं दिख रहा ना, प्लेन मिरर तो नहीं दिख रहा ना, उस पर जब व्हाइट लाइट गिरती है तब वो ब्लू थोड़ी दिखता है, वो तो वो अंदर वाले की सारी इमेज को ही रिट्रेस करके बनाता है। तो इसका आंसर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, ये मत गलत करके आना। हाँ, जो आपका ये पॉइंट है कि इसमें डीप सी लिखा है, वो कंसिडरेबल पॉइंट है कि डीप सी के अंदर वो ब्लैक होगा, क्योंकि वहां तक आपकी सनलाइट जा नहीं पाती है वो। क्या पास कहाँ करेगी उसमें से, सीबेड में, है ना, तो सीबेड में हमें उसका नहीं पता, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे भी उससे ज्यादा होता है, सीबेड का वाटर से ज्यादा होगा, तो वो और डेंसर मीडियम में जा रही है। डेंस मतलब अगर क्योंकि ये रिलेटिवली चलता है, डेंसर और रेयरर का कॉन्सेप्ट रिलेटिव है, तो अभी हम एयर से वाटर को कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर को डेंसर बोल रहे हैं, लेकिन जब वाटर और सॉइल को कंपेयर करोगे, सैंड को कंपेयर करोगे, तो सैंड इज मोर डेंसर देन वाटर, फिर भी वो रेयरर टू डेंसर का ही कॉन्सेप्ट बना, वो डेंसर टू रेयरर वाला नहीं बना जो ग्लास लैब में हो जाता है, तो वो फिनोमेना नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन लाइट एंड रेज एंटर द आई, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। इसका आंसर बहुत लोग लेंस लगा के आते हैं, लेंस मत लगाना, एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी है, द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अकर्स एट कॉर्निया। ठीक है, नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स। रुद्राक्ष, बहुत देर होगी आराम करते हुए। फोकल लेंथ ऑफ, अभी बताया भी था शिविन, क्या बताया था शिविन ने, तो बताया था केविन, क्या बताया था शिविन ने, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज करेगी, आई मसल्स कब क्या होगी, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी तब आई लेंस क्या हुआ होगा, थिन या थिक। फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए आई लेंस को थिन होना पड़ेगा या थिक, थिन, और थिन होने के लिए सिलरी मसल्स को क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स, थिन के लिए, थिन के लिए रिलैक्स, हाँ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए रिलैक्स, तो ऑप्शन कौन सा बना, आर रिलैक्स्ड एंड लेंस बिकम्स थिनर। रुद्राक्ष कहाँ है ध्यान, भाई जितने लोग ऐसे आए हैं ना कि भाई हमें वहां बैठ के 2 घंटे अपने घर जाके पढ़ लो, कोई बेनिफिट नहीं है कि 2 बच्चे आंसर दे रहे हैं बाकी सब बस खाली बैठे हैं। इस डिस्कशन का मतलब ये था कि जो पॉइंट्स नहीं पता वो नए पता चल जाए, हम लिख लें, ना तो कोई मुझे लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। पता तो था ही आज फिजिक्स डिस्कशन हो रहा है, तू सारा उल्टा लेके चलेगा तो मैं क्या करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो पुल्ड अप हो गई है, हाँ, रिलैक्स मतलब लूज हो गई है, हाँ रिलैक्स में आपका लेंस मोटा हो जाता है, रिलैक्स्ड में आप लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, थिन करोगे, क्योंकि आप, हाँ नहीं उल्टा होगा, रिलैक्स में आपका थिन हो जाएगा, जब आपकी रिलैक्स्ड रहेंगी जो मसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन है, जब आपका लेंस थिन रहेगा, और जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे मतलब ऐसे, दिस इज कंप्रेशन, कंप्रेशन से याद रख लेना, जब कंप्रेस करोगे तो वो मोटा, अब मैं इस पेन को किसी स्पंज को लूं तो उसको ऐसे करेंगे तो वो मोटा होगा, और उसको खींचेंगे तो वो वही चीज है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस व्हेन आई मसल्स, ये हो गया ना, ओके। 14th, which of the following statement is correct, a person with myopia can see nearby objects clearly but can't see far away objects, a person with hypermetropia cannot see distant objects, a person with hypermetropia can see nearby objects clearly, अ पर्सन विद मायोपिया, मायोपिया का मतलब आपका नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, फार साइटेडनेस, फार की नजर खराब है, फार पॉइंट खराब है, और ए कह रहा है पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो ये तो वैसी स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि वो नियर साइटेडनेस है और फार की चीजें नहीं देख पाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय, ये उसका उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे मतलब
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब जब आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, फार पॉइंट वाली ऑब्जेक्ट है, तब लेंस थिन होगा ना। नहीं, बुक पास करियो। ये रहा ना, ये एनसीईआरटी में लिखा तो है, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी, अरे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन के लिए आई लिखी थी। हाँ, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, लेंस बिकम थिन, its focal length increases and it enable us to see distinct objects. distinct मतलब far away objects, far away objects के लिए लेंस को थिन होना पड़ेगा। लेंस थिन कब होगा? जब मसल्स रिलैक्स करेंगे, और इसका उल्टा फिर वो हो जाएगा जब आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है, तो फिर आपको मसल उनको लेंस को क्या करना पड़ेगा? थिक करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली अच्छा, जब आप निडल में थ्रेड डालते हो, काफी क्लोज रखते हो, तो आप अपनी आईज को क्या करते हो? श्रिंक करते हो ना, छोटा करने की कोशिश करते हो, तो आप उसको मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में थिक होगा और उसमें थिन होगा। डन। इसके बाद शॉर्ट, अच्छा कल के केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम आई? आई थी, क्या प्रॉब्लम है? वाई डू, हाँ क्यों करती है बताओ फिर।